साथियों, आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हम महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी के यहाँ हुआ था। उनके पिताजी काठियावाड़ रियासत में एक दीवान थे। अगर हम बात करें गांधी जी के प्रारंभिक जीवन में, तो उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा, और अगर मैं ये बोलूं कि उनके जीवन पर जैन धर्म था, उसका भी एक अलग प्रभाव हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो 13 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और उस समय कस्तूरा बाई की उम्र 14 वर्ष की थी। अपने प्रारंभिक जीवन के बाद 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की डिग्री पास की और उसको प्राप्त करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे 1888 में लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई करने के लिए पहुंच चुके थे। वहां अपनी पूरी वकालत की पढ़ाई करने के बाद और बैरिस्टर बनने के बाद 3 साल बाद उनका भारत वापस आना हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं, परिवार की जिम्मेदारी हेतु आकांक्षाओं और इसके साथ साथ उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए आजीविका के साधन जो थे उनको ढूंढना प्रारंभ कर दिया। इसी सिलसिले में 1893 में एक गुजरात व्यापारी के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दक्षिण अफ्रीका में एक केस के मामले में जाना तय हुआ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राहें इतनी आसान नहीं थी। गांधी जी को वहां भारतीयों पर जो भेदभाव था उसका सामना करना पड़ा और यहाँ उनका पहला अनुभव था रेल अनुभव। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर गांधी जी के बापू बनने की, तो उसकी शुरुआत यहीं से होती है। गांधी जी जब सफर कर रहे थे प्रथम श्रेणी के कोच में, तो रंग भेद की नीति जो थी उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पर भेदभाव का सामना करना पड़ा और प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी उनको उस ट्रेन से फेंक दिया गया। प्रिटोरिया वो जगह थी। अगर मैं ये कहूं कि गांधी का जो वास्तविक चरित्र जो था वो हमको गांधी से ही, यहाँ अफ्रीका से ही देखने को मिलता है। आगे की यात्रा करते हुए गांधी जी, अगर हम बात करें, तो अफ्रीका में अपने आप को एक नए रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और उसका कारण था वहां पर रंगभेद की नीति और भारतीयों के साथ में होने वाला भेदभाव। उन्होंने अपनी यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में एक अदालत के न्यायाधीश ने गांधी जी को अपनी पगड़ी, जी हाँ, पगड़ी उतारने के लिए आदेश दिया था, जिसे गांधी जी ने नहीं माना। ये सारी घटनाएं गांधी जी के जीवन में एक मोड़ बन गई और विद्वान सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूकता का कारण बना तथा सामाजिक सक्रियता की एक व्याख्या करने में यहाँ पर गांधी की मदद की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अफ्रीका में गांधी जी का जीवन। अगर हम बात करें अफ्रीका में गांधी जी के प्रारंभिक दौर की, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि रंगभेद की नीति जो थी वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण उनके आंदोलन का हिस्सा थी। इसके साथ साथ कुछ समय बाद बंधुआ मजदूरों पर जो टैक्स का मामला सामने आया और 1913 में इसका विरोध जो था वो शुरू हो गया। यही वो समय है जहां पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार को पीछे हटना पड़ा, लेकिन 1914 में महात्मा गांधी की यहाँ पर वापसी होती है। लेकिन ये वापसी उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। एक बार फिर वो अफ्रीका वापस जाते हैं और वहीं भारतीयों के अधिकारों के लड़ने हेतु पहली बार महात्मा गांधी 30 जून 1914 को गिरफ्तार हो जाते हैं। एक दफा दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी स्वयं रंगभेद का शिकार हुए थे और ऐसे में उन्होंने रंगभेद और भारतीय समुदायों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था। यह वो दौर था जब भारतीय समुदाय के लोगों को दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार नहीं था। इस कानून के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और इसी के तहत ही उन्होंने 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की भी यहाँ पर स्थापना की। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के इसके बाद के प्रयासों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे हम बात करें फिनिक्स फॉर्म की, चाहे हम बात करें टॉलस्टॉय की, या फिर हम बात करें सत्याग्रह शब्द की। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका की जब बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द 1906 में स्टार्ट किया था और इसका कारण था वहां पर जो भारतीय थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन को लागू कर देना। जी हाँ, हर एक भारतीय को अपने गले में राष्ट्रीयता का एक पर्चा जो था वो लटकाना था और इसका गांधी जी ने विरोध किया। 1911 के दौरान महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में होती है और यही गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें भारत में आने का निमंत्रण देते हैं। इसी के बाद अगर हम देखें तो 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी वापस भारत आते हैं। उनका स्वागत होता है और यहीं पर कहानी होती है भारत के एक नए दौर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1915 का दौर 1947 तक गांधी दौर के नाम से या गांधी युग के नाम से जाना जाता है।
1915 के बाद 1916 में यहाँ पर एक साल तक पूरे भारत की यात्रा की और उनका ये विचार गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, उनके द्वारा दिया गया था। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद हम लोग देखते हैं कि 1917 के आसपास, 1917 के आसपास गुजरात के साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना होती है, जिसे हम साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। और यही वो दौर था जब गांधी जी ने भारत को अपने तरीके से जाना। अगर हम बात करें यहाँ पर महात्मा गांधी के आंदोलनों की, तो यहाँ पर भारत में पहला जो गांधी का क्षेत्रीय आंदोलन था वो था 1917 का चंपारण। चंपारण के किसान नील की खेती के लिए जो 3 कठिया प्रथा थी उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और यहीं पर रामचंद्र शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहां पर किसानों की मांग के लिए ब्रिटिश सरकार से लोहा लेते हैं। हालांकि जब वो चंपारण पहुंचे तो वहां के न्यायाधीश ने यह कहा कि आप जिस ट्रेन से आए हैं उसकी अगली ट्रेन से यहां से वापस लौट जाइए। लेकिन हम जानते हैं ना कि गांधी जी ने हमेशा सत्य और अहिंसा का सहारा ही लिया और इसी मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी को अगर देखा जाए तो एक पहली सफलता जो थी वो चंपारण से ही मिली। उसके बाद दूसरा जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद मिल आंदोलन। और अहमदाबाद मिल आंदोलन की बात करें तो ये 1918 का दौर है जब गांधी जी ने यहाँ पर मिल वर्कर्स के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। उसके बाद अगला आंदोलन होता है वो होता है खेड़ा। 1918 में ही खेड़ा के जो किसान थे उनके जो टैक्स बढ़ा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसकी मांग को वापस करने के लिए यहाँ पर खेड़ा में एक आंदोलन चलाया गया। और अगर मैं बात करूं इन तीनों आंदोलनों की तो गांधी जी को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी। उन्हें भारत के लोगों को यह जरूर बता दिया था कि अगर आप सत्य पे हैं तो आप अहिंसा के साथ भी, सत्याग्रह के साथ भी आजादी को प्राप्त कर सकते हैं या अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि 1919 में आया हुआ रोलैक्ट एक्ट स्पेशली भारत के लोगों की जो आजादी थी उसको दबाने के लिए उसका प्रयोग किया गया। और इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को पहली बार अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1919 को पलवल के पास गिरफ्तार किया। ये गांधी जी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी। यह वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत ने स्वाधीनता आंदोलन को दबाने के लिए रोलैक्ट एक्ट पास किया था और महात्मा गांधी को पंजाब जाने से रोकने के लिए एक आदेश जारी किया था। अगर हम बात करें यहाँ पर गांधी जी के पहले राष्ट्रीय आंदोलन की, तो गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन था, जिसे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और ये लगातार एक नई क्रांति भारतीयों के मन में व्याप्त कर रहा था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को दुखी कर दिया और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। कहा यह जाता है कि जब कांग्रेस में आंतरिक संकट चल रहा था उसके बाद 1924 में कर्नाटक के बेलगांव सेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा ही की गई थी। हालांकि इस दौरान कई सारे आइडियोलॉजी, बहुत सारी विचारधाराएं गांधी जी से टकरा रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का जो भाव था उसको नहीं छोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1913 में 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको रन किया और 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक लगातार 24 दिनों की यात्रा की और अंग्रेजों के खिलाफ नमक बनाकर जो नमक कानून था उसको तोड़ा। यहीं पर हम देखते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है 1930, 31 और 32, जहां पर कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता, जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, और इसी समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंग्लैंड रवाना होते हैं। इसी दौरान वहां के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड जो था वो लागू कर दिया गया, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और वो वापस भारत आ जाते हैं। उसके बाद 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि उस समझौते पर हस्ताक्षर स्वयं गांधी जी ने नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए थे। तो गांधी जी की रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष की रही। आप देखेंगे 1920 में उनके द्वारा आंदोलन, उसके बाद 1930 में उनके द्वारा आंदोलन और उसके 12 साल बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ भारतीयों के लिए एक नई क्रांति लेके आया था और यहीं पर गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्विट इंडिया जो स्लोगन था वो किसने दिया था, तो याद रखिएगा कि ये जो मूवमेंट था इसको यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया।
दौर आता है कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन की जब यहाँ पर चर्चा करते हैं तो यहाँ पर संविधान सभा का निर्वाचन हुआ और उसके बाद मुस्लिम लीग ने एक नए देश की मांग को यहाँ पर लोगों के सामने रखा। और उसके बाद अगर देखें तो जो सांप्रदायिक आग जो थी वो पूरे भारत में फैल चुकी थी। गांधी जी कभी भी भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी लोगों के मन में उनके प्रति द्वेष था और कई लोग यहाँ पर विभाजन का जिम्मेदार महात्मा गांधी को मानते हैं। हम बात करें इन सांप्रदायिक दंगों की तो जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस टाइम पर गांधी जी बंगाल में इन्हीं सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए गए हुए थे। हालांकि जैसे तैसे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और उसके बाद 30 जनवरी 1948 का वो दिन जब नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी के जीवन की तो उनके जो सिद्धांत थे वो आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। आज भी हम उनका प्रयोग जो है वो देखते हैं। और अगर बात करें भारतीय संविधान की तो एक अमिट छाप जो है वो भारत के संविधान पर छोड़ी हुई है। तो ऐसे थे हमारे बापू। आपको ये सेशन कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।